दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि एलएसी पर नहीं मान रहा चीन, लद्दाख सीमा पर फिर तैनात किए 40,000 सैनिक। जी हम बात करें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव दूर करने के लिए भारत और चीनी सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। एक और सीमा पर तनाव को कम करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर चीन अपनी दोहरी चाल से बाज नहीं आ रहा है। एक और चीन दुनिया के सामने शांति का दिखावा कर रहा है, तो दूसरी ओर एलएसी पर लगातार सैनिकों की भी तैनाती कर रहा है। आपको बता दें न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से खबर आई कि चीन लद्दाख सीमा पर अब भी अपनी सेना के साथ डटा हुआ है और वहां से वापस जाने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूज एजेंसी के अनुसार लद्दाख मोर्चे पर अब भी 40,000 चीनी सैनिकों की तैनाती जारी है। और इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वायुसेना को चौकन्ना रहने को कहा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि वायुसेना अल्पकालिक और रणनीतिक खतरों के मुकाबले के लिए तैयार है और अब सभी इकाइयां विरोधियों की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए समान रूप से तैयार है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि पूर्व फुटबॉलर मेहताब हुसैन ने भाजपा ज्वाइन करने के एक दिन बाद छोड़ दी राजनीति। जी आपको बता दें कि मंगलवार को कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व भारतीय फुटबॉलर मेहताब हुसैन ने बुधवार को राजनीति से दूर होने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कोलकाता में रहने वाले हुसैन ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में राज्य मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ली थी, लेकिन 24 घंटे से भी कम वक्त में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो राजनीति से दूर हो रहे हैं और ये उनका निजी फैसला है। आपको बता दें कि मेहताब हुसैन ने बुधवार को कहा कि आज मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूं, किसी ने भी ये फैसला लेने के लिए मुझ पर दबाव नहीं डाला। राजनीति से दूर रहने का फैसला पूरी तरह से मेरा व्यक्तिगत फैसला है। और वहीं अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश सरकार का भोपाल में 10 दिन के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल में 10 दिन के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। शहर में 24 जुलाई की रात को 8 बजे से लॉकडाउन शुरू होगा और 3 अगस्त की रात तक लागू रहेगा। इस दौरान में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर कहा है कि भोपाल में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति है और नागरिकों के हित को देखते हुए हमने 24 जुलाई रात 8 बजे से 10 दिन तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। इस दौरान फल, सब्जी, दवाई, दूध सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी। मेरा अनुरोध है कि सभी नियमों का पालन करें और सावधानी बरतें। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि कर्ज में डूबे दशरथ मांझी के परिवार की नीतीश सरकार से गुहार। पप्पू यादव ने दी 25,000 रुपए की मदद। जी आपको बता दें कि बिहार के गया में गैलहोर घाटी के पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी के परिवार का पैसों के अभाव में कोरोना काल में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र के गहलोर के थे। लॉकडाउन की वजह से उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार छिन गया और घर की बच्ची के इलाज के दौरान कर्ज में डूबे परिजनों ने मदद के लिए नीतीश सरकार से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि दशरथ मांझी के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। भागीरथ मांझी ने बताया कि उनके पिता पर बनी फिल्म के लिए निर्माता ने 2% रॉयल्टी देने समेत अन्य वादे किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यही नहीं, परिवार को मिल रही सरकारी मदद भी बंद हो चुकी है। बच्ची पिंकी का एक हाथ और पैर दुर्घटना में टूट गया। इसके इलाज के लिए 45,000 रुपए कर्ज लेने पड़े। अब इलाज के लिए उनके पास और रुपए नहीं बचे हैं। दशरथ मांझी के परिवार ने नीतीश सरकार से मदद मांगी है। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने दशरथ मांझी के परिवार को हर महीने 10,000 रुपए देने का वादा किया है। आपको बता दें भागीरथ मांझी ने इस बारे में कहा है कि कुछ महीने पैसे मिलने के बाद वो भी आने बंद हो जाएंगे। अभी बारिश के मौसम में उनकी फूस की झोपड़ी भी रहने लायक नहीं बची है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि नौकरी की तलाश कर रहे प्रवासियों के लिए सोनू सूद ने लॉन्च किया ये ऐप, रोजगार दिलाने में करेगा मदद।
जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान एक्टर सोनू सूद हजारों प्रवासियों को उनके घर पहुंचा चुके हैं, जिसकी वजह से सोनू सूद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। महामारी के बीच प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बने सोनू सूद ने अब प्रवासियों को रोजगार दिलाने के लिए प्रवासी रोजगार नामक एक मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जो प्रवासियों को नौकरी संबंधी आवश्यक जानकारी देगा और उन्हें रोजगार दिलवाने में मदद करेगा। आपको बता दें कि अभिनेता सोनू सूद ने बुधवार को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर खोजने के लिए श्रमिकों को सहायता देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। सोनू सूद का ये प्रवासी रोजगार नामक इस मुफ्त ऑनलाइन ऐप प्रवासियों को रोजगार संबंधित आवश्यक जानकारी और जॉब से संबंधित सही लिंक प्रदान करेगा। ये ऐप देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ढूंढने वाले श्रमिकों की मदद करेगा। आपको बता दें कि 47 वर्षीय अभिनेता ने कहा है कि प्रवासियों को जब वह घर भिजवा रहे थे तो उनके दिमाग में हमेशा ये सवाल उठता था कि ये प्रवासी इस महामारी के बीच कैसे रोजगार तलाश पाएंगे। सवाल अक्सर महामारी में रोजगार के अवसरों पर ही आकर रुकती थी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से हम इसके बारे में योजनाएं बना रहे थे ताकि हम ये सुनिश्चित कर पाए कि इसमें वही रोजगार जुड़े जो काम हमारे देश में फिलहाल चल रहा है। उन्होंने बताया कि बहुत सोच समझने के साथ ये योजना शुरू की है ताकि प्रवासियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। एक्टर सोनू सूद ने कहा कि इसके लिए पहले उन्होंने शीर्ष संगठनों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया है, जो निचले स्तर के युवाओं को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला लोगों को नौकरी दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए गैर सरकारी संगठनों, परोपकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों, रणनीति सलाहकारों, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप से इन्हें रोजगार देने के लिए पैरवी की। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के सही अवसर खोजने के लिए गांवों में सामुदायिक आउटरीच द्वारा इस पहल का समर्थन किया जाएगा। तो दोस्तों, सोनू सूद जो देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिए, जिससे कि उनका हौसला बढ़ा रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना काल में आम आदमी को लगेगा जोरदार झटका, इस वजह से आपकी जेब पर बढ़ सकता है बोझ। जी आपको बता दें कि सोने चांदी की कीमत आज अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और वहीं पेट्रोल डीजल की कीमत में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। न केवल ये चीजें बल्कि जल्द ही आपको महंगाई रुलाने वाली है, आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है, आप पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण अब मॉल भाड़े में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ट्रक के माल भाड़े में बढ़ोतरी होती है तो आम जनता पर महंगाई की मार पड़नी तय है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमनेस लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब बता दें कि 4 महीने में ही दोगुनी से भी ज्यादा हुई अंबानी की संपत्ति। अमीरों की लिस्ट में 21वें से 5वें स्थान पर पहुंचे। जी आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति महज 4 महीने में ही दोगुनी से ज्यादा हो गई है और वे फोर्ब्स के अमीरों की लिस्ट में 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें बुधवार को फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में अंबानी को दुनिया के अमीरों में 5वें स्थान पर रखा गया है, जबकि मार्च में फोर्ब्स की लिस्ट में 21वें पायदान पर थे। तब उनकी कुल संपत्ति 36.8 अरब डॉलर थी, जो अब बढ़कर 74.6 अरब डॉलर हो चुकी है। अंबानी के बाद अरबपतियों की सूची में वॉरेन बफे, लैरी एलिसन, एलन मस्क, स्टीव बाल्मर और लैरी पेज का नाम शामिल है, जो दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल है। दरअसल बीते 3 महीनों में अंबानी की कंपनी ने गूगल, फेसबुक, विस्टा, जनरल अटलांटिक के साथ ही दुनिया की कई टॉप कंपनियों के साथ करार किया है, जिससे उनकी संपत्ति में भारी उछाल आया है। अंबानी की संपत्ति के इजाफे में रिलायंस जियो का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें अब तक की 14 कंपनियों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश किए हैं। और वही अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 12 लाख के पार, अब तक के 28,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले 12 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वर्ल्डोमीटर के डाटा के अनुसार बुधवार शाम तक देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 12,01,727 हो गई है और अब तक कुल 28,846 लोगों की जान जा चुकी है इस वायरस से। देश में फिलहाल एक्टिव मरीज 4,13,713 है और वहीं इलाज के बाद संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों की संख्या 7,59,168 हो चुकी है।
तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कोरोना संक्रमण से जल्द निपटने के लिए किन चीजों का पालन करें जिससे कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि रघुराम राजन ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद भी लंबे वक्त तक अर्थव्यवस्था पर रहेगा कोविड-19 का प्रभाव। जी हां, बात करें कि कोरोना वायरस का सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि वैक्सीन आने के बाद कोरोना संक्रमण रुकेगा और अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ेगी। इस पर अब पूर्व आरबीआई गवर्नर और अर्थशास्त्री रघुराम राजन का बयान सामने आया है। राजन के मुताबिक कोरोना काल का असर अर्थव्यवस्था पर लंबे वक्त तक रहेगा। उन्होंने उस अवधारणा को भी गलत बताया जिसमें वैक्सीन आने पर अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरने की बात कही जा रही थी। आपको बता दें कि सीएनबीसी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए रघुराम राजन ने कहा है कि मुझे लगता है कि कोरोना वायरस ने अर्थव्यवस्था पर जो हमला किया है उसका प्रभाव लंबे वक्त तक रहेगा। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि एयर इंडिया ने 50% तक काटे कर्मचारियों के भत्ते 1 अप्रैल से लागू। जी हम बात करें कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से एयर इंडिया के कर्मचारियों पर बहुत बड़ी मार पड़ी है। कंपनी अपने कर्मचारियों के भत्ते में 20 से 50% तक कटौती करने जा रही है। एयर इंडिया दफ्तर के आदेश के मुताबिक संशोधित भत्ते इस साल 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि पायलटों के फ्लाइंग अलाउंस उनके वास्तविक उड़ान के घंटों के आधार पर महीने के हिसाब से दिए जाएंगे। बता दें कि बीते सोमवार को ही इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि अगर वेतन में आगे किसी और तरह की कटौती होती है तो ये एयर इंडिया के हित में नहीं होगा। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें, अनुराग कश्यप को कहा कि एक बीवी नहीं संभली, चले हैं ज्ञान बांटने। यूजर ने किया अनुराग कश्यप पर कमेंट तो दिया ये मुंहतोड़ जवाब। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों नेपोटिज्म भाई भतीजावाद पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। इस मुद्दे पर सबकी अलग अलग राय है। ऐसे में बॉलीवुड के कुछ कलाकार इस मुद्दे पर बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे हैं। डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है जिसके बाद वो ट्रोल हो गए। लेकिन अनुराग कश्यप ट्रोलर्स को जवाब देना जानते हैं। हाल ही में अनुराग ने एक ट्रोलर की जमकर क्लास लगाई है। ट्विटर पर एक शख्स ने अनुराग से कहा, एक बीवी नहीं संभली, चले ज्ञान बांटने। अनुराग ने अपने ट्वीट में लिखा कि औरतों को संभालना नहीं पड़ता, वो खुद संभल कर चलती हैं और तुमको और तुम्हारे खानदान को भी संभाल सकती हैं। जब नहीं जमा वो चली गई, गुलाम नहीं थी कि मैं बांध के रखता। बाकी आपका माहौल ठीक है ना? अनुराग के इस ट्वीट ने ट्रोल की बोलती बंद कर दी है। अनुराग के इस ट्वीट को उनके फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं। उनके फैंस इस ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जिस तरीके से अनुराग कश्यप को ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, खत्म हो जाएंगे ढेर सारे बैंक, बाकी रहेंगे सिर्फ 5, जानिए पूरा मामला। जी हम बात करें कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों पीएसबी में से आधे से ज्यादा का निजीकरण करने की योजना बना रही है। सरकार का प्लान पीएसबी की संख्या घटाकर 5 करना है। एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत जल्द ये प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे पहले मोदी सरकार बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक के बहुमत हिस्सेदारी बेचेगी। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार सरकार सिर्फ 4 से 5 बैंक रखना चाहती है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। सोना 50,000 के पार, चांदी ने भी तोड़ा रिकॉर्ड। जानिए क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं सोने चांदी के दाम। जी हम बात करें कि सोने चांदी की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतिहास में पहली बार सोना 50,000 के आंकड़ों को पार कर गया है और वहीं चांदी 60,000 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी है। भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतिहास में पहली बार सोना 50,000 प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर चुका है, तो वहीं चांदी ने भी अब तक के सारे ग्लोबल रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 60,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आंकड़ों को पार कर लिया है। ऐसे में आपके मन में सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर इस तेजी की वजह क्या है? अचानक सोना चांदी इतना महंगा क्यों हो गया? और वह अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में बारिश, इन राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट।
आपको बता दें कि देश के ज्यादातर राज्यों में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में लगातार हो रही बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश से न सिर्फ उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, बल्कि हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग IMD ने आज यानी 23 जुलाई को भी कई राज्यों में भारी से मध्यम और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।